हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरब बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा वायरस की, वायरॉइड्स की और प्रियॉन्स की। ठीक है, ये जो टॉपिक हैं हमारे एलटी ग्रेड, जीआईसी और पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से एक दो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं और ये बॉटनी की फर्स्ट यूनिट में हमारे हैं। जो हमारा सिलेबस है एलटी ग्रेड का या जीआईसी का, तो वहाँ पर बॉटनी पोर्शन है, वहाँ पर ये है। ठीक है, तो इसमें हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में, इनकी बेसिक नॉलेज देखेंगे, उसके बाद इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और ये जो होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से हर एक टॉपिक को कवर करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे सभी को इस चीज़ का लाभ मिल सके। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि वायरस क्या है। वायरस की डिस्कवरी से पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ वायरस। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा वायरस क्या है, तो वायरस को अगर हम लिखें, वायरस एक ऑब्लिगेट, क्या है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। क्या है? एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वायरस ओनली लिविंग, पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट का मतलब होता है जो ओनली लिविंग प्रोटोप्लाज्म पर ही फीड करें, उन्हें पैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए ऑब्लिगेट का मतलब है पार्टिकुलर कंडीशन पर ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो मतलब कि ओनली लिविंग पर ही रिस्ट्रिक्टेड हैं, ना कि किसी अदर चीज़ पे, तो इसे बोल दिया गया ऑब्लिगेट। और इंट्रासेलुलर मतलब विद इन सेल पैरासाइट। ठीक है, तो इसीलिए इनको बोला गया है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इसकी डिस्कवरी से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, तो डिस्कवरी देख लेते हैं। जैसे पहला है यहाँ पर, जब हम बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि पास्चर की बात करते हैं हम। किसकी? पास्चर की बात करते हैं। तो पास्चर जो थे, पास्चर ने रेबीज पर काम किया था और इन्होंने देखा था एक इन्फेक्शियस एजेंट, और उस इन्फेक्शियस एजेंट को इन्होंने माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं देख पाया, इसीलिए उसको क्या बोल दिया था? फिल्ट्रेबल एजेंट है। जो बैक्टीरियल का फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा ये फिल्ट्रेट हो जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से भी छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो लुईस पास्चर ने 1880 में देखा था, और वो क्या था? रेबीज डिजीज पर ही काम कर रहे थे। इसके बाद इवानोवस्की आए। इवानोवस्की ने 1892 में देखा टोबैकोमोजेक डिजीज़। जो तंबाकू के पत्ते पर एक डिजीज़ होती है जिसे बोलते हैं टोबैकोमोजेक, एक मोजेक के फॉर्म में उस पर इस स्पॉट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, इस पर काम कर रहे थे। उन्होंने भी एक एजेंट देखा इस डिजीज़ के लिए, और उन्होंने नहीं देख पाया। उन्होंने बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से जब उसे निकाला तो उन्होंने भी इसे एक फिल्ट्रेट एजेंट नाम दिया। उन्होंने भी इसे नहीं बता पाया क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आए वेजरिंक। वेजरिंक ने 1898 में कंफर्म किया ये बैक्टीरिया नहीं है बल्कि एक इन्फेक्शियस एजेंट है। क्या है? एक इन्फेक्शियस एजेंट है। क्या है? एक इन्फेक्शियस एजेंट है, और उन्होंने इसे नाम दिया कॉन्टाजियम बिबम फ्लूडम। क्या बोला? कॉन्टाजियम बिबम फ्लूडम। इससे कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि ये कॉन्टाजियम बिबम फ्लूडम किसने दिया? तो वेजरिंक ने दिया था। वेजरिंक ने इसको 1898 में दिया था। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है वायरस टर्म किसने दी, तो भी इन्हीं का नाम आता है, वेजरिंक का। तो आप ये लोग चीज़ें नोट करते रहना। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 20th सेंचुरी में जब बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आते हैं वेंडेल स्टैनले। इन्होंने 1935 में, सन भी याद रखना जरूरी है, 1935 में स्टैनले ने टोबैकोमोरेज वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में किया। ठीक है, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। ठीक है, सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में किसने किया? स्टैनले ने। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
1930 एंड 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की खोज ने पहली बार वायरस को डायरेक्टली विजुलाइज कराने के लिए पॉसिबल बनाया, ठीक है। और इसी तरह इसके शेप और साइज और स्ट्रक्चर की क्लैरिटी हुई, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी को माना जाता है 1915 से 1917 के बीच में, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक टोवार्ट और फेलिक्स डी हेरले, इन्होंने बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी की थी। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? जो बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस होते हैं उनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इसे सबसे पहले, जो टोवार्ट थे, टोवार्ट ने 1915 में इसे रिपोर्ट किया था। वहीं पर फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट हेरले ने इसे कंफर्म किया कि ये बैक्टीरियोफाज है जो बैक्टीरिया को खाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वायरस के स्ट्रक्चर की। तो आप लोग पहले भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। वायरस में जब हम बात करते हैं तो वायरस दो चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड हमारा डीएनए या आरएनए हो सकता है, कुछ भी। अब ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है या सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, और आरएनए भी हमारा डबल स्टैंडर्ड हो सकता है या सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, ठीक है। तो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड से मिलकर क्या बनते हैं? वायरस। अब प्रोटीन यहाँ पर क्या होती है? प्रोटीन होती है कैप्सिड। प्रोटीन क्या होती है? कैप्सिड। और ये कैप्सिड किससे मिलकर बनी होती है? कैप्सोमियर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर दिया है नोट्स। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हम कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दें, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो वायरस है दो टू मेन पार्ट से मिलकर बना है। एक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है, जो क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। इसके बाद कैप्सिड की बात करेंगे। ये प्रोटीन कोड होता है जो न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है? कवर करता है, ठीक है। और ये प्रोटीन सब यूनिट्स किसकी होती हैं? कैप्सोमियर्स की होती हैं, और इसको कहते क्या है? कैप्सिड, ठीक है। इसका मेन काम क्या है? वायरस को प्रोटेक्ट करना। इसीलिए न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड वायरसेस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियो कैप्सिड भी बोलते हैं। कुछ वायरसेस में ऐसा देखा गया कि प्रोटीन के बाहर भी एक कवरिंग पाई जाती है। क्या होता है? प्रोटीन के बाहर भी एक कवरिंग पाई जाती है जिसे इन्वेलप कहते हैं। सम टाइम इसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इन्वेलप कहते हैं। जैसे मान लो हम बात करें वायरस की, तो यहाँ पर एक वायरस है और ये वायरस के अंदर इसका जीनोम है, डीएनए, और ये वायरस की प्रोटीन है। इसके चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन पाई जा रही है जिसे क्या बोलते हैं? इन्वेलप बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इन्वेलप। और इस टाइप के वायरस को क्या बोलते हैं हम? इन्वेलप्ड वायरस। और जिनमें ये इन्वेलप नहीं प्रेजेंट होता उससे बोलते हैं नॉन इन्वेलप वायरस। अब ये जो इन्वेलप बना होता है, जो इन्वेलप है, ये या तो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, और या लिपिड का बना होता है, ठीक है। दो चीज़ों का बना होता है। अब इस कभी कभी इन इन्वेलप्स पर स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें पेप्लोमर्स भी कहते हैं। जैसे तुमने अगर कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देखा होगा, उस पर इस तरह से क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं जो रिसेप्टर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? एक रिसेप्टर का काम करते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं हम? स्पाइक्स कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? स्पाइक्स। ये इन्वेलप हो गया, ठीक है, और ये हमारा प्रोटीन कैप्सिड हो गया, और ये न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो इस टाइप के वायरस को बोलते हैं इन्वेलप्ड वायरस, और जिनमें ये नहीं प्रेजेंट होता उनको बोलते हैं नॉन इन्वेलप्ड वायरस या नेक्ड वायरस, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात खत्म हो गई। अब ये रिसेप्टर भी किसके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन वायरस स्ट्रक्चर। वायरस स्ट्रक्चर में कई टाइप की सिमेट्री पाई जाती हैं। जैसे हम बात करेंगे हेलिकल सिमेट्री। हेलिकल में हेलिकल फॉर्म में होता है, स्पाइरल फॉर्म में होता है क्या? वायरस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें टीएमबी वायरस। टीएमबी जो वायरस होता है वो हेलिकल सिमेट्री में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा आइकोसाहेड्रल। आइकोसा ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है 20 फेसिस, ठीक है। 20 फेसिस या 20 एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैप्सिड प्रोटीन होती है उसमें 20 ट्राइंगल फेसिस होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला गया आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। जैसे कि यहाँ पर इसकी बात करें, ये क्या है? आइकोसाहेड्रल सिमेट्री है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कौन है? एडिनो वायरस, पोलियो वायरस, और वहाँ पर क्या थे? हेलिकल में टोबैको वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स वायरस। कॉम्प्लेक्स वायरस में क्या होता है? आइकोसाहेड्रल एंड हेलिकल फॉर्म दोनों देखने को मिलती हैं, इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स वायरस बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज।
बैक्टीरियोफेज में जो हेड पार्ट होता है वो क्या होता है, आइकोसाहेड्रल होता है, और जो टेल फॉर्म होती है वो कैसी होती है, हेलिकल फॉर्म में होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वायरस। ठीक, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज का मतलब हम देखें तो बैक्टीरिया से लिया गया और फेजिस से लिया गया, मतलब कि जो बैक्टीरिया को खाने बोले तो बैक्टीरिया ईटिंग वायरस, बैक्टीरिया ईटिंग वायरस इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज वो वायरस हैं जो स्पेसिफिकली किसको खाते हैं या किसको इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल, जैसे T4 बैक्टीरियोफेज जो ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है। जो यहाँ पर फ्रेडरिक डब्ल्यू टॉड थे, उन्होंने इसे सबसे पहले रिपोर्ट किया था, और फेलिक्स टी हेरले ने 1970 में इसकी कंफर्मेशन दी, इसीलिए इन्हें बोला जाता है इन दोनों ने इसको डिस्कवर किया। स्ट्रक्चर में क्या होता है, हेड होता है, हेड डीएनए को क्लोज करता है, मतलब कि हेड किसका बना होता है, हेड जो पार्ट होता है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर की अगर इसके बात करें तो स्ट्रक्चर हम बनाने की बात करें, जैसे लास्ट उसमें था, तो ये होता है स्ट्रक्चर इसका, ये इसका हेड पोर्शन हो गया, इसमें डीएनए है। अब ये इसका प्रोटीन पोर्शन है जिसे बोलते हैं कैप्सिड, और ये इसका न्यूक्लिक एसिड है, और यहाँ पर एक कॉलर होता है, और यहाँ से क्या निकलती है, टेल निकलती है, और इस टेल से ही नीचे फिर क्या होता है, ये हमारे टेल फाइबर निकलते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये टेल जो होती है वो हेलिकल फॉर्म में होती है। तो हेड जो है कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है और जो डीएनए को इनक्लोज करता है। ठीक है, इसके बाद टेल शीथ होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ होती है जो डीएनए को इंजेक्ट करने में हेल्प करती है, ये चीज़ याद रखना। और टेल फाइबर का काम क्या होता है, बैक्टीरियल सेल सरफेस से अटैच कराने के लिए होते हैं, और एक होती है वेस्ट प्लेट जो भी अटैचमेंट और इन्फेक्शन शुरू कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो ये इसके स्ट्रक्चर में है, इसको देख लेना, इसको याद करने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे T4 है, इनका पूछ लिया जाता है जीनोम टाइप कैसा है। तो जो T4 होता है उसमें डबल स्टैंडर्ड लीनियर सर्कुलर हो सकता है, ऐसे लैम्डा फेज में है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इसमें ऐसे पूछ लिया जाता है कि आरएनए फेज क्या होता है, जैसे MS2 फेज है, MS2 फेज कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। मोस्टली जो बैक्टीरियोफेजेस हैं वो कैसे हैं, डीएनए वाले हैं, और डीएनए में भी कैसे हैं, डबल स्टैंडर्ड मोस्टली हैं, और फिर उसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड है। अब जैसे 5-6 फेजेस है, ये कैसा है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है जीनोम टाइप। ठीक है, तो जो कुछ हाईलाइट किए हैं वो याद कर लेना, जैसे M13 है, जैसे यहाँ पर हमारा M13 है, M13 कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, ऐसे ये कई बार पूछा गया है। 5x147 में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और जो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो ये जो हमारा है, ये याद करने की ज़रूरत है, जो मैंने हाईलाइट किए हैं, तो इनको ज़रूर याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं ये। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, और इनमें से कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़्यादा कुछ एडवांस में पढ़ना है तो इसमें टेबल में दी हुई चीज़ें। ठीक है, ये देख लेना। इसके बाद जो अपनी लाइफ साइकिल है, या ये अपना जो प्रोसेस पूरी करता है वो 2 पाथवे में करता है। एक लाइटिक साइकिल होती है, एक कैसी होती है, लाइसोजेनिक साइकिल होती है। लाइटिक साइकिल में क्या होता है, लाइटिक का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, मतलब लाइसिस। लाइसिस क्या होता है, मतलब लाइसिस। ठीक है, किससे मतलब यहाँ पर, लाइटिक साइकिल का मतलब है लाइसिस से। और किसकी लाइसिस होगी, क्योंकि बैक्टीरियोफेज किसको खाता है, बैक्टीरियोफेज खाता है बैक्टीरिया को। तो ये मान लो बैक्टीरिया सेल है, और बैक्टीरिया का यहाँ पर अपना जीनोम है। अब इस पर होगा क्या, यहाँ पर आएगा बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज इस पर इन्फेक्ट करेगा। ठीक, जब बैक्टीरियोफेज इस पर इन्फेक्ट करेगा और बैक्टीरिया का यहाँ पर डीएनए होगा, तो कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ होती है, तो ये अपना जीनोम यहाँ पर क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा बैक्टीरिया के अंदर। तो जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो ये क्रोमोस जो बैक्टीरिया की मशीनरी है उसको हाईजैक कर लेगा और उसके डीएनए को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप कौन सी है, अटैचमेंट स्टेप। बैक्टीरिया के साथ सबसे पहले बैक्टीरियोफेज अटैच होता है, उसे बोल देते हैं अटैचमेंट फेज या एडजॉर्प्शन फेज। ठीक, उसके बाद बोलते हैं पेनिट्रेशन, जब कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ के द्वारा जो टेल रीजन है उसके द्वारा डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करता है, जिसे बोलते हैं पेनिट्रेशन स्टेप। ठीक, इसके बाद क्या होता है, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में ये अपने डीएनए को बढ़ाता है, और साथ ही साथ जब डीएनए को बढ़ाएगा तो इसका रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि इसने बैक्टीरिया की वो क्या कर ली है,
बैक्टीरिया की मशीनरी को हाईजैक कर लिया तो अपनी प्रोटीन भी यहाँ पर ही बनाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम सिंथेसिस फेज। फिर उसके बाद आता है असेंबली फेज। फिर ये जो डीएनए बने हैं बैक्टीरियोफेज के, बैक्टीरिया के अंदर, वो अपने प्रोटीन के साथ क्या हो जाएंगे, असेंबल हो जाएंगे। ये डीएनए उसके साथ असेंबल हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे अमाउंट में बनेंगे, जिससे क्या होगा, बैक्टीरिया की बाल के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, जिससे बैक्टीरिया सेल रैप्चर हो जाएगी और ये न्यू फेज पार्टिकल्स ब्रियॉन की फॉर्म में बाहर निकल आएंगे, जिसे लास्ट स्टेप बोलते हैं रिलीज स्टेप। तो ये जब रैप्चर हो जाएगी बैक्टीरिया सेल, तो यहाँ से ये बैक्टीरियोफेज बाहर निकल आएंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक दिखाया तुम्हारे समझने के लिए, बहुत सारे बनेंगे इस अमाउंट में, इसीलिए बाल के ऊपर प्रेशर बनेगा, जिससे बैक्टीरियोफेज बाहर निकल आएंगे। ठीक, ये तो हो गई लाइसिस साइकिल। कौन सी हो गई, लाइटिक साइकिल। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं लाइसोजेनिक साइकिल की। लाइसोजेनिक, अब इसको पहले एक बार समझ भी लेते हैं क्या क्या है स्टेप में, वो एक बार इसको देख लेते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ समझाया है वहाँ पे। सबसे पहली स्टेप क्या होती है, एडजॉर्प्शन स्टेप या अटैचमेंट स्टेप। ठीक, इसमें क्या होता है, फेज अपनी टेल फाइबर के साथ बैक्टीरिया की सरफेस पर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के द्वारा क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक, फिर आता है पेनिट्रेशन या इंजेक्शन फेज। अब टेल शीथ कॉन्ट्रैक्टाइल होती है और ये क्या कर देती है, फेज डीएनए बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देती है और प्रोटीन कोट भारी रह जाता है, ये याद रखना। फिर आता है बायोसिंथेसिस फेज या रेप्लिकेशन फेज। यहाँ पर ये अपने वायरल डीएनए होस्ट की मशीनरी को क्या कर लेता है, यूज करता है, जिससे अपने वायरल प्रोटीन और वायरल डीएनए बनाता है और होस्ट के डीएनए को यहाँ पर ये क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है। यही मैंने आपको भी समझाया। फिर असेंबली फेज आता है या उसे मैचुरेशन फेज कहते हैं। उसके बाद लाइसिस हो जाती है, जिससे बैक्टीरिया सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है और न्यू फेज पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं। ये है लाइटिक साइकिल का मतलब। ठीक है, लाइटिक साइकिल चलाने के लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसे बोलते हैं क्रो प्रोटीन। ये लिख लेना, कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है, क्रो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है। क्रो प्रोटीन का नंबर अगर जब कंडीशन में हाई है तो लाइटिक साइकिल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो कौन सी प्रोटीन लाइटिक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्रो प्रोटीन। ये आप लोग लिख लेना। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं लाइसोजेनिक साइकिल की। तो लाइसोजेनिक साइकिल, अच्छा हाँ, एक चीज़ और हम यहाँ पर बता दें, जो लाइटिक साइकिल चलाते हैं उनको हम वायरुलेंट फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायरुलेंट फेज भी बोलते हैं, इसीलिए इसे वायरुलेंट साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं बात लाइसोजेनिक साइकिल या टेम्परेट साइकिल। ठीक, क्योंकि जो लाइसोजेनिक चलाते हैं उनको टेम्परेट फेज बोलते हैं या टेम्परेट फेज कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेल तुरंत डिस्ट्रॉय नहीं होती है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कुछ समय तक यहाँ पर ये इसका जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए वो कुछ टाइम के लिए क्या रहता है, बाइंड फॉर्म में रहता है। जैसे हम समझाने की अगर तुमको कोशिश करें, वही कंडीशन यहाँ पर क्रिएट होगी। सबसे पहले बैक्टीरिया सेल और बैक्टीरिया का क्या होगा, डीएनए होगा। ठीक है, खुद का, और वहाँ पर फिर हम बात करते हैं, आएगा बैक्टीरियोफेज। अब ये बैक्टीरियोफेज जब आएगा, इसका होगा अपना डीएनए। ये डीएनए जब यहाँ पर अपना इंसर्ट करेगा, तो ये डीएनए अब पहले इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ना इसको हाईजैक करेगा। ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसके साथ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, जब ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा यहाँ पर। अब ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ ही इसका क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। लगातार ये रेप्लिकेट होता चला जाएगा। एक कंडीशन आएगी, हाँ, जब ये इसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम प्रोफेज स्टेज। क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं प्रोफेज, और इसे क्या बोलते हैं हम, लाइसोजन। जहाँ पर प्रोफेज बनता है उसको, कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, लाइसोजन बोल देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोफेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ समय तक रहता है और रेप्लिकेट करता रहता है, रेप्लिकेट करता रहता है। उसके बाद एक प्रोसेस आती है कि ये भी क्या करता है, लाइटिक साइकिल परफॉर्म करता है। उसको बोलते हैं हम इंडक्शन। क्या बोलते हैं हम, इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, जब ये इंड्यूस होगी, मतलब कि मान लो यूवी लाइट हुआ या डीएनए डैमेज हुआ, तो यहाँ से क्या होगा, बैक्टीरिया जो इंसर्ट हुआ है या प्रोफेज से, प्रोफेज वहाँ से अलग हो जाएगा। मतलब कि जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ बैक्टीरियोफेज का डीएनए इंसर्ट हुआ है वो अलग हो जाएगा, और फिर से वो क्या करेगा, बैक्टीरिया की मशीनरी को हाईजैक कर लेगा। होगा क्या, अब ये जब नेक्स्ट स्टेप में जाएगा तो यहाँ पर, जब ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगा तो ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें इंडक्शन फेज होगी तो ये लाइटिक साइकिल फिर से चलाने लगेगा। ठीक है,
तो लाइसोजेनिक साइकिल कुछ समय तक रहती है, उसके बाद फिर से ये किसमें चली जाती है, लाइटिक साइकिल में चली जाती है। ठीक है, अब ये इंडक्शन होगा तो यहाँ से बैक्टीरियोफेज का डीएनए अलग हो गया और क्रोमोसोम का अलग हो गया। अब ये यहाँ पर बहुत सारे अमाउंट में बनते हैं, मैंने खाली यहाँ पर दिखाया ये। ठीक है, अब ये फिर से पूरी मैकेनिज्म लाइटिक साइकिल वाली चलेगा। यहाँ पे क्रोमोसोम के मशीनरी को हाईजेक करेगा और अपनी प्रोटीन अपना डीएनए बनाएगा, कौन, बैक्टीरियोफेज, और फिर उसके बाद असेंबली होगी जिससे फिर से लाइटिक साइकिल रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। लाइसोजेनिक में हमें यहाँ तक ही समझाना था कि इंडक्शन हो जाता है, इंडक्शन के बाद लाइटिक साइकिल में जाता है। उससे पहले स्टेज को हम बोलते हैं प्रोफेज, क्योंकि वहाँ पर क्रोमोसोम बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ बैक्टीरियोफेज का डीएनए इंटीग्रेट हो जाता है और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रोफेज बोलते हैं। और जो बैक्टीरियोफेज इसको कराते हैं उनको बोलते हैं टेम्परेट फेज बोलते हैं। ठीक है, अब जो इंटीग्रेशन कराता है उसको यहाँ पर बोलते हैं इंटीग्रेज एंजाइम। एक होता है इंटीग्रेज एंजाइम, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रिकॉम्बिनेशन के लिए। और किस टाइप का रिकॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक साइट होती हैं इसलिए ये आपस में रिकॉम्बिनेंट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। पूछ सकते हैं एग्जाम में, कोई चीज़ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब बैक्टीरियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियोफेज का डीएनए आपस में इंटीग्रेट करता है तो किस टाइप का रिकॉम्बिनेशन होता है, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है। और कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटीग्रेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अच्छा, हम स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, लाइसोजेनिक साइकिल के लिए। लाइसोजेनिक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सीआई रिप्रेसर प्रोटीन। सीआई रिप्रेसर प्रोटीन, ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआई रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइसोजेनिक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। होता क्या है, सीआई रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है, सीआई रिप्रेसर प्रोटीन इनहिबिट कर देता है किनको, लाइटिक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन एक्सप्रेशन। जो लाइटिक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स होते हैं उनके एक्सप्रेशन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। जिससे क्या होता है, लाइटिक साइकिल तो नहीं होती, लाइसोजेनिक साइकिल होती है। फिर ये कन्वर्ट कैसे होता है, फिर होता है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, डीएनए डैमेज हो गया मान लो, ठीक है, यूवी लाइट के थ्रू इंडक्शन हुआ और क्या हो गया, डीएनए डैमेज हो गया। जब डीएनए डैमेज हो जाएगा तब होगा क्या, डीएनए डैमेज जैसे ही होगा तो एक प्रोटीन एक्टिव होती है, रैक ए प्रोटीन। क्योंकि इंडक्शन फेज में जाने के बाद ये क्या होता है, फिर से लाइटिक साइकिल में जाएगा। तो लाइटिक साइकिल के लिए अगर जाएगा तो सीआई रिप्रेसर प्रोटीन का इनहिबिट होना जरूरी है, क्योंकि सीआई रिप्रेसर प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइसोजेनिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो रैक ए प्रोटीन जब एक्टिव होती है या रैक ए प्रोटीन एक्टिव होती है, वो क्या करती है, सीआई रिप्रेसर प्रोटीन को यहाँ पे लिखते हैं रैक ए प्रोटीन, ये सीआई रिप्रेसर को इनहिबिट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ से इसको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। जैसे ही सीआई रिप्रेसर प्रोटीन डिस्ट्रॉय होगी, फिर से क्या, कौन सा जीन एक्सप्रेस हो जाएंगे, लाइटिक साइकिल के जीन एक्सप्रेस हो जाएंगे। और लाइटिक साइकिल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्रो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है, और फिर से ये लाइटिक साइकिल में चला जाएगा। ठीक, ये यहाँ पर लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल हुई, यही मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक, आप इसको भी देख लें। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं टीएमबी वायरस की। टीएमबी वायरस में क्या होता है, टीएमबी वायरस रॉड शेप्ड रिजिड होते हैं और हेलिकल होते हैं। हेलिकल मैं बता चुका हूँ, हेलिकल स्ट्रक्चर बता चुका हूँ, तो वैसे होते हैं। ठीक है, साइज इनका कितना होता है, 300 नैनोमीटर, एंड इनका डायमीटर कितना होता है, 18 नैनोमीटर। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 300 नैनोमीटर, और डायमीटर इसका या विथ इसकी कितनी है, 18 नैनोमीटर, और लेंथ 300 नैनोमीटर। और इसकी कैप्सिड जो होती है, प्रोटीन कोड जो होता है, वो 2130 आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट कैप्सोमीर से मिलकर बना होता है। और ये कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और प्लस सेंस होता है, जिसका साइज 6.4 किलोबेस पेयर होता है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं आरएनए इन्फेक्शियस होते हैं, अगर आरएनए अलोन तो इन्फेक्शन काज करता है, सिर्फ अगर आरएनए को भी इसके डाल दें तो भी इन्फेक्शन काज करेगा। ठीक है, तो इसके प्रकार ये भी क्या है, एक तरह की न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स ही हैं। ठीक, तो ये टीएमबी के वायरस में कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं। टीएमबी की डिस्कवरी की थी, इससे पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, इसको क्रिस्टल फॉर्म में स्टेनले ने बताया था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इवानोव्स्की ने इसको डिस्कवर किया था, क्रिस्टल के फॉर्म में स्टेनले ने दिया था, ये हम डिस्कवरी में बता चुके हैं। तो इसमें सिर्फ इसका साइज याद रखना है, इसका न्यूक्लिक एसिड याद रखना है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और किस टाइप का सिंगल स्टैंडर्ड होता है, वो प्लस सेंस होता है। ठीक है, ये टीएमबी हो गया।
और यहाँ पर ये पूरा दिखाया गया है, तो आप लोग यहाँ से देख लेंगे डायग्राम में। इसके बाद हम बात करते हैं बायरॉइड्स। बायरॉइड्स भी क्या है? बायरॉइड्स आर, ये भी सिंपल फॉर्म है, और कहीं पे भी अगर समझना है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मैंने बहुत इजी भाषा में सोचा है पूरा कवर करने का, और कम समय में हम पूरे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो बायरॉइड्स क्या है? बायरॉइड्स स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, जो क्या होते हैं? सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, और सर्कुलर के साथ एक वर्ड और जुड़ा होता है, कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर, ठीक है। तो ये याद रखना, हम लिख दे रहे हैं कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, ठीक है। बायरॉइड्स क्या होते हैं? ओनली कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पार्टिकल्स होते हैं। इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता है, मतलब यहाँ पर प्रोटीन नहीं पाई जाती है, सिर्फ आरएनए पार्टिकल्स हैं, ठीक है। डिस्कवरी इनकी टीओ डेनर ने की थी 1971 में, जो किस पे स्टडी कर रहे थे? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज पर स्टडी कर रहे थे। इसके फीचर क्या होते हैं? साइज इसका बहुत छोटा होता है, जो कि 246 से 375 न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। आरएनए इज नॉन कोडिंग, यहाँ पर आरएनए कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करता। ये इन्फेक्शियस होते हैं, ओनली प्लांट में डिजीज काज करते हैं, ये याद रखना। कहाँ डिजीज काज करते हैं? ओनली प्लांट्स में डिजीज काज करते हैं। रेप्लिकेशन होस्ट सेल के आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के द्वारा होता है, ये याद रखना। इसके बाद मैंने बोला जैसे ओनली सिर्फ प्लांट्स को ही क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ वायरॉइड्स के द्वारा होने वाली डिजीज के नाम दिए हैं, जैसे सबसे पहले पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज पूछ लिया जाता है, सिट्रस एक्जोक्रोटिस और कोकोनट कैडेंग, ठीक है। ये कई बार पूछी गई डिजीज हैं, तो इनको आप लोग याद रखें। सिर्फ उसमें और कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं, इसकी डिस्कवरी याद करने वाली चीज़ है। क्या होते हैं बायरॉइड्स? कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, और ये इनका आरएनए किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता है। इनका साइज 246 से 375 न्यूक्लियोटाइड का होता है। रेप्लिकेशन जो होता है वो होस्ट सेल के अंदर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के द्वारा होता है। ये और सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, ना कि एनिमल्स को, ठीक है। एनिमल्स को ये इन्फेक्ट नहीं करते हैं। ये बायरॉइड्स के बारे में हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स क्या होते हैं? पी फॉर प्रोटीन। प्रियॉन्स एक इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती हैं, जिनमें क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए नहीं होता है। यहाँ पर प्रियॉन्स में होता क्या है? जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं नॉर्मल कंडीशन में। जब उनमें मिसफोल्ड हो जाता है तो वो नॉर्मल प्रोटीन मिसफोल्ड होकर एक इन्फेक्शियस प्रोटीन की तरह काम करने लगती है। नॉर्मल कंडीशन को यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, फिर भी आप एक्स्ट्रा में लिख लेना। नॉर्मल प्रोटीन जो होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं पीआरपीसी से, और जो इन्फेक्शियस की तरह काम करती है उसको हम करते हैं पीआरपीएससी से, क्योंकि स्कर्पी डिजीज सीप में सबसे पहले देखी गई थी, इसीलिए इसको हम एससी से रिप्रेजेंट करते हैं इन्फेक्शियस प्रोटीन को, ठीक है। तो पीआरपीसी नॉर्मल कंडीशन की प्रियॉन्स को शो करता है, और पीआरपीएससी जो होता है वो इन्फेक्शियस कंडीशन को शो करता है प्रियॉन्स की, ठीक। डिस्कवरी फिर हम इसकी बात करें किसने की थी? स्टैनले बी प्रूसनर ने इसकी डिस्कवरी 1982 में की, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। वही बात है प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है, जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला है प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं। प्रियॉन्स नेम प्रोटीन प्लस इन्फेक्शन से लिया गया है। ये रेजिस्टेंस होते हैं हीट के लिए, रेडिएशन के लिए, न्यूक्लियस के लिए। नर्वस सिस्टम डिजीज काज करते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं हम न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज काज करते हैं। कैसी डिजीज काज करते हैं? न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज ये काज करते हैं, क्योंकि प्रियॉन्स जो होते हैं मोस्टली कहाँ पर? प्रियॉन्स जो प्रोटीन होती है वो मोस्टली कहाँ पर मिलती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम एक चीज़ और तुमको एडवांस में बता दें, यहाँ पर थोड़ा सिर्फ इतना बताना है कि जो पीआरपी प्रोटीन सी होती है वो मोस्टली नॉर्मल कंडीशन में अल्फा हेलिक्स फॉर्म में होती है। किस में होती है? अल्फा हेलिक्स फॉर्म में होती है। ये अल्फा हेलिक्स मिसफोल्ड होकर किस में कन्वर्ट होने लगती है? बीटा सीट्स में कन्वर्ट होने लगती है। किस में कन्वर्ट होने लगती है? बीटा सीट्स में कन्वर्ट होने लगती है। पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि नॉर्मल प्रियॉन्स प्रोटीन किस कंडीशन में होती है या किस सेकंड स्ट्रक्चर में होती है? अल्फा हेलिक्स में होती है। जब वो मिसफोल्ड में जाती है, इन्फेक्शियस की तरह काम करती है, तो उसमें वो अल्फा हेलिक्स जो होता है वो बीटा सीट्स में कन्वर्ट होने लगती है, जिससे वो स्पॉन्जी फॉर्म में हो जाती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी फॉर्म इंसेप्लोपैथी। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी फॉर्म इंसेप्लोपैथी बोलते हैं। कंबाइंडली प्रियॉन्स डिजीज को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जी फॉर्म इंसेप्लोपैथी, ठीक है। तो ह्यूमंस में ये डिजीज काज करती हैं, जैसे कि जैकॉब डिजीज हो गई, इसके बाद कुरू डिजीज हो गई, या फैटल फैमिलियल इंसोमीनिया हो गई, और एनिमल्स में स्कर्पी डिजीज हो गई, बोमाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेप्लोपैथी, ठीक है। इसे काउ मैट डिजीज भी कहते हैं, ये काउ में होती है।
ये सीप में होती है, कुरू डिजीज ह्यूमंस में होती है, CZDV क्या होती है, ह्यूमंस में होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुमको ध्यान रखनी है। और प्रियॉन्स क्या होते हैं, प्रियॉन्स ओनली डिजीज काज करते हैं एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जबकि वायरॉइड्स जो थे वो ओनली प्लांट्स में डिजीज काज करते थे। भाई हम बात करें वायरस एनिमल और उसमें दोनों में काम करते थे। ठीक, हम बात करेंगे हो सकता मतलब जैसे मान लो जूलॉजी से टॉपिक है या वैसे हम टॉपिक बात करते हैं बॉटनी में भी। यहाँ पर हमने सिर्फ HIV को कवर नहीं किया है, HIV को मैं अलग से कवर कर लूँगा। ठीक है, और वायरस रिलेटेड वैक्सीन्स को भी हम अलग से कवर कर लूँगा। तो यहाँ पर ये हमने वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स को बहुत ही छोटे फॉर्म में हमने समझने की कोशिश की। अगर कहीं पे किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड जो भी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे सारे।